हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। हम लोगों ने साइंस के लिए बेसिकली 10th के लिए अलग अलग पार्ट में, जैसे लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का और आपके केमिस्ट्री में भी अलग अलग पार्ट का अलग अलग चैप्टर के हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे। हमने एक इलेक्ट्रिसिटी का एक वीडियो आपको डाला हुआ था। अभी हम लाइट को भी अलग पार्ट से पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी अलग अलग वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो यदि हम लाइट की बात करें तो लाइट बेसिकली क्या है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, जिसके चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ लाइट। कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जानते हैं कि वैक्यूम में, निर्वात में या एयर में इसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसके साथ साथ आप जानते हैं पाथ ऑफ लाइट, है ना, जिस रास्ते से लाइट गुजरती है, मतलब जैसे जाती है, उस पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम लोग नाम देते हैं वो नाम क्या होता है? रे होता है। रे क्या होता है? जस्ट इट इज़ अ पाथ ऑफ लाइट, है ना। तो पाथ ऑफ लाइट को हम रे कहते हैं। जब बहुत सारे रेज मिल जाते हैं, जैसे बहुत सारे रेज, एक्चुअली रेज तो एक होते नहीं है, बहुत सारे कंबाइंड होते हैं, तो रेज के जो समूह होते हैं, है ना, इसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट, जिसमें बहुत सारे रेज एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं। इसके बाद आप देखते होंगे कि रेज जो है कुछ प्रकार, कुछ टाइप्स होते हैं उसके, जिसमें सबसे पहला होता है पैरेलल रेज, जो एक दूसरे से पैरेलल होता है। दूसरा होता है कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्जिंग रेज किसको कहते हैं? जिसमें दो रेज आकर किसी एक पॉइंट पर मिलता है सबकी। तीसरा होता है आपका डाइवर्जिंग रे। डाइवर्जिंग रे में क्या होता है? किसी एक पॉइंट से जब लाइट निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग रे कहते हैं। तो ये रे, पाथ ऑफ लाइट इज रे, और इसके अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें कुछ पैरेलल रेज होते हैं, कुछ कन्वर्जिंग रेज, मतलब दो रेज आकर किसी पॉइंट पर मिलते हैं, जबकि डाइवर्जिंग रे किसको कहते हैं? जिसमें से एक पॉइंट से रेज क्या होता है? निकलता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो जब लाइट जो है किसी मीडियम से ट्रेवल करता हुआ किसी और मीडियम में जाता है और जाकर क्या करता है? वो टकराकर अपने पहले वाले मीडियम में ही बैक बाउंस कर जाता है। आया, दूसरे मीडियम में गया, है ना। यहाँ पर हमने पॉलिश्ड कर दिया है सरफेस को, तो पॉलिश्ड करने के कारण ये रेज आया और यहाँ पर टकराया। टकराने के कारण वो अपने पहले वाले मीडियम में ही चला गया। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो रिफ्लेक्शन के लिए बेसिकली क्या है कि जो दूसरा मीडियम हम लेते हैं, इस मीडियम को हम लोग क्या करते हैं? पॉलिश्ड करते हैं। पॉलिश्ड करने के कारण ही ये लाइट यहाँ से आकर इस सतह, ये सरफेस जो है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर अपने पहले वाले मीडियम में चली जाती है। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। जबकि नेक्स्ट चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में भी अभी आप समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि कोई एक मीडियम है, जैसे यहाँ से भी एक मीडियम से आया, दूसरे मीडियम में गया और तुरंत टकराकर पहले मीडियम में लौट गया, है ना। इसमें क्या होता है रिफ्रैक्शन में कि लाइट आता है पहले मीडियम में और दूसरे मीडियम में जैसे वो प्रवेश करता है, उसका जो डायरेक्शन है, वो उसका जो, ऐसे तो इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन उसके पाथ में जो डेविएशन हो जाता है, इस पाथ के डेविएशन होने के कारण, मीडियम के चेंज होने के कारण जो उसके पाथ में डेविएशन होता है, उसी डेविएशन की को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप समझ चुके होंगे दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसे कहते हैं जिसमें लाइट आता है, इस मीडियम में टकराया और टकरा कर क्या हो गया? अपने पहले वाले मीडियम में चला गया। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। जबकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो जाते समय क्या होता है? उसके पाथ में डेविएशन होता है। तो उसके पाथ में डेविएशन होने की जो एक्टिविटी है, ये रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो बेसिकली इसके अंतर समझ में आ गया होगा आपको कि उसी मीडियम में लौट जाती है, जबकि ये दूसरे मीडियम में ही रहती है, लेकिन इसका पाथ डेविएट कर जाता है। इसमें दूसरा जो बेसिक अंतर है वो ये है कि जो रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होती है वो मिरर के द्वारा होती है। मिरर क्या है? एक, जैसे मान लीजिए हमने कांच लिया है और इसको क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है इसके सरफेस पे एक साइड। तो पॉलिश करने के कारण ही ये क्या हो रहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आकर अपने पहले वाले मीडियम में फिर से चला जा रहा है। तो इसको हम लोग मिरर कहते हैं। जबकि लेंस किसे कहते हैं? या आप कह सकते हैं कि
लेंस क्या करता है, तो लेंस रिफ्रैक्शन का काम करता है। रिफ्रैक्शन अर्थात वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लेकिन उसमें लाइट तो जाता है, लेकिन उसके पाथ में डिविएशन हो जाता है। तो बेसिकली अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं कि ये रिफ्लेक्शन जो मिरर के द्वारा होता है, और ये मिरर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मिरर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, जहाँ से आपको रिफ्लेक्शन की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो मिरर का प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर, और दूसरा हम इसको कहते हैं प्लेन मिरर। दोनों में अंतर क्या है भाई, तो प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो प्लेन होता है, जबकि स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व होता है। तो कर्व होने के कारण ही इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं, जबकि अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो उसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आप जानते भी होंगे कि स्फेरिकल मिरर के 2 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। सबसे पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसकी एक और नाम है, बेसिकली इसका नाम ऐसा क्यों है आप आगे लेक्चर में जानेंगे। जबकि इस कॉनकेव मिरर को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, जबकि कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। ये क्यों जानते हैं, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, इसका कारण क्या है ये आप बाद में समझेंगे। फिलहाल हम प्लेन मिरर की बात करते हैं। आपने भी देखा कि जो प्लेन मिरर होता है वो प्लेन मिरर क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। जो जब हम इसके एक पार्ट को ऐसे हम क्या करते हैं, इसको पॉलिश कर देते हैं, तो ये जो प्लेन सरफेस आप देख रहे हैं यहीं से रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें क्या होता है कि लाइट आती है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है, और पड़ने के बाद फिर क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र होकर दूसरे अपने पहले वाले मीडियम में चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो रे आई, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ए बी रे जो आ रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बी पॉइंट पे ये पड़ रही है। तो ये जो पॉइंट है, बी वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जिसको हम लोग हिंदी में आपतन बिंदु के नाम से भी जानते हैं। जबकि ये वाला जो रे आप देख रहे हैं, ए बी रे, इस ए बी रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, अर्थात ये रे आ रही है और मिरर पर टकरा रही है, फिर ये टकरा कर जब वापस चली जाती है तो ये जो बी सी रे है इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट मतलब ये आपतित किरण है, और दूसरा जो आप रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हैं ये क्या है, परावर्तित किरण। अभी क्या है, इसमें आप देखेंगे कि इस प्लेन सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे यदि हम एक नॉर्मल खींचे, मतलब 90 डिग्री का ऐसे एंगल बनाएं, जैसे मान लीजिए बी एक्स है, ये क्या है, एक नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर बनाता है किसी सरफेस पे, उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, या हिंदी में इसको अविलंब भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि ये जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, इसके बीच में भी एक एंगल बना हुआ है, और दूसरा एंगल इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में भी एक एंगल बना हुआ है। तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जबकि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना हुआ है, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से आप देखें, एक रे आई, ए बी रे यहाँ पे टकराई इस आपके इस सरफेस पे टकराई और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई, और टकराने के बाद फिर ये इस डायरेक्शन में चली गई। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, इस रे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जब हमने नॉर्मल खींचा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। खास बात ये है कि जब भी हम
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि वो चाहे रिफ्लेक्शन आपके स्फेरिकल मिरर से हो चाहे प्लेन मिरर से हो, लेकिन इस केस में क्या होता है कि एंगल आई जो होता है हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहे हैं ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जबकि दूसरे केस में आप देखेंगे कि ये सारी जो घटनाएं हैं, वो चाहे कोई भी घटना हो, वो चाहे आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ये चाहे नॉर्मल हो, चाहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, ये चाहे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो, ये सारे के सारे जो हैं मतलब ऑल एक्टिविटीज गोज इन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब एक ही तल में ये काम हो रहा है। जैसे ये 2D स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हम लिख रहे हैं ये सेम प्लेन में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई मान लीजिए कि आप फ्लोर पे किसी घर में रहते हैं तो कोई सेकंड फ्लोर पे रहता है, कोई थर्ड फ्लोर पे रहता है, लेकिन किसी पार्टिकुलर फ्लोर के लिए वो क्या है, सेम प्लेन में है। ऐसे ही ये सारी घटनाएं जो हैं सेम प्लेन में होती हैं। ये नहीं कि ऊपर से आई और यहाँ से टकरा कर फिर ये नीचे की तरफ चली गई या ऊपर की तरफ चली गई, ऐसा नहीं, ये सेम प्लेन में होगा सारी चीज़ें। तो ये जो रिफ्लेक्शन का नियम है, ये दो नियम है जिसको आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसके साथ साथ ये जितनी भी सारी एक्टिविटी आप देख रहे हैं ये सारी एक्टिविटी सेम प्लेन में होती है ना। तो ये रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर है। इसके बारे में आप कुछ खास आपको जानना है कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन जो होता है उसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इमेज क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जानना होता है इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है, देखिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट से, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ये किसी मिरर के सामने खड़ा हुआ है ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट से जो रेज आएगा और रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर यदि एक्चुअली में ये मिलता है ना, किसी पॉइंट पर ये कन्वर्ज होता है, मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो इसके उस पॉइंट को जहाँ पर वो मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे हम इस प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि ऐसे एक लाइट जाएगा, एक रेज जाएगा और रेज जाने पर क्या होगा, आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ 90 डिग्री पे आएगा अर्थात नॉर्मल पे आएगा तो ये नॉर्मल पे आने के बाद क्या करता है, इससे टकराएगा और टकरा के ये वापस पीछे की ओर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। लेकिन वास्तव में अगर हम इसको पीछे की तरफ डॉट डॉट करके ले जाएं तो ऐसे हम सीधे एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं कि चूँकि हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये रेज जो है पीछे एक मिरर से ऐसे आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है ये हमको पता नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी कोई रेज ऐसे जाएगा प्लेन मिरर से टकराएगा, टकराने के बाद यदि वो 90 डिग्री पर है तो वो अपने ही पाथ पे लौट जाएगा। जबकि हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमको इमेज का फॉर्मेशन करना होता है तो कम से कम दो रेज का आपस में कटना बहुत ज़रूरी है। यदि दो रेज आके आपस में कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये पहला केस है जिसमें ये टकरा कर वापस चला गया। यदि हम दूसरे केस की बात करें तो यहाँ से एक रेज जाएगी, यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद फिर ये लौट जाएगी, है ना। तो आप देखेंगे कि ये जब लौटेगी तो इसको हम पीछे की तरफ मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये पीछे जाकर ये कटेगा, किसी पॉइंट पर कटेगा। लेकिन ये हमको क्या लग रहा है कि यहाँ से जब हम देखेंगे, है ना, इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिरर के सामने है उसका जो इमेज है, मतलब वो रेज जो है किसी पार्टिकुलर मिरर के पीछे से आ रही है और जहाँ जिस पॉइंट पे आकर ये मिल रहे हैं और जहाँ से ये रेज मेरे को ऐसा लगेगा कि ये बाहर की तरफ आ रही है उसी पॉइंट पर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। आपको याद रखना होगा कि इसमें जो है एक्चुअली में रेज मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, इसको पार्शियल पीछे की तरफ लाके इसको मिलाया है क्योंकि रिफ्लेक्शन तो यहाँ से हो गया है। तो एक्चुअली में ये रेज दोनों रेज आकर मिल नहीं है, लेकिन जब हमने इसको पीछे की तरफ लाया तो किसी ये पार्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, बट इट इज़ नॉट ओरिजिनली दैट द रेज आर गोइंग टू मीट एक्चुअली, बट इट सीम्स टू मी मीन्स दिस इज अ डाइवर्जिंग रे। आप डाइवर्जिंग रे के बारे में जानते हैं कि यहाँ से किसी पॉइंट से रेज निकलती है, तो यदि कोई इमेज डाइवर्जिंग रेज के द्वारा बन रहा है तो आपको याद रखना है कि ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी इमेज। इमेजिनरी इमेज क्या होता है, ऐसा इमेज जो कैसे बना हो, डाइवर्जिंग रे के द्वारा बना हुआ है, मतलब वास्तव में किरणें मिल नहीं रही हैं लेकिन ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए हम इसको वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज कहते हैं। आपको याद रखना है कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है ना। यदि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसका इमेज भी ऐसा ही होगा, मतलब सीधा होगा, इरेक्ट होगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि
यदि हम प्लेन मिरर की बात करें, जो ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें आपको याद रखना है कि जितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये d डिस्टेंस पर है, तो इतने ही डिस्टेंस पर इसका इमेज भी पीछे की तरफ बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 4 सेंटीमीटर पे है तो ये भी 4 सेंटीमीटर पर होगा। दूसरी बात, पहला तो ये वर्चुअल है, दूसरा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसके साथ साथ आपको जानना चाहिए कि यदि जो हाइट है, मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, बराबर होगा आपके हाइट ऑफ इमेज के। अर्थात तो यदि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है तो इसका इमेज भी 4 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, इसका हाइट जो है ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यदि ये एक्सेप्शन केस में आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर की तरफ, ये मिरर है, ये मिरर की तरफ दौड़ रहा है ना, और इधर मान लीजिए इसका इमेज है। यदि ये ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझेंगे, यदि ये ऑब्जेक्ट की मिरर की तरफ भागता है, प्लेन मिरर की तरफ भागता है, अगर इसका स्पीड u मीटर पर सेकेंड है मान लीजिए, तो इस मिरर के रिफरेंस में आपको याद रखना है, मैं क्या बोला कि मिरर के रिफरेंस में ये जो है u मीटर पर सेकेंड की तरफ से आ रहा है, तो मिरर इमेज को भी u मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही अपने तरफ आता हुआ दिखेगा। यदि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जो है वेलोसिटी से मिरर की तरफ दौड़ रहा है, तो इसका जो इमेज है ये इमेज भी आपको 20 मीटर पर सेकेंड के ही रफ्तार से दिखेगा। किसको, मिरर को दिखेगा। मिरर के रिफरेंस में ये इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। जबकि यदि हम कहें कि अगर हम इस व्यक्ति के रिफरेंस में देखेंगे कि यदि ये 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो इसको इसका इमेज, ये खुद अपने इमेज को ट्वाइस वेलोसिटी के रफ्तार से आता हुआ दिखेगा। मतलब ये 20 की रफ्तार से जा रहा है तो इसको लगेगा कि इसका जो इमेज है वो 40 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से उसकी तरफ आ रहा है। तो ये दोनों बेसिकली अंतर आपको जानना चाहिए प्लेन मिरर के रिफरेंस में, कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की तरफ से आ रहा है तो ये मिरर को भी जो उसका इमेज है वो भी 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही आता हुआ दिखेगा। जबकि दूसरे केस में यदि ये 20 मीटर की पर सेकेंड के हिसाब से आ रहा है तो ये अपने इमेज को इसके ट्वाइस वेलोसिटी से, ट्वाइस मीन्स 20 गुना, मतलब 40 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके रिफरेंस में दोनों का डिस्टेंस सेम है, जबकि ये जब अपने इमेज को देखेगा तो उसका डिस्टेंस ट्वाइस हो जाता है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। तो ये प्लेन मिरर के बारे में था, आप समझ गए होंगे बेसिकली क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है ये वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, इसकी जितनी हाइट होगी उतनी ही हाइट इमेज की होगी। इसके साथ साथ आपको जानना होता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस भी बराबर होगा। और इसके साथ साथ यदि ये u मीटर की पर सेकेंड के हिसाब से जाएगा तो मिरर इसके इमेज को भी u मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आता हुआ दिखेगा। लेकिन यदि हम बात करें इसके केस में, जिसमें ये यदि 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रहा है, वेग से, वेलोसिटी से आ रहा है, तो ये अपने इमेज को ट्वाइस वेलोसिटी से, डबल वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा, अर्थात 40 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे।